नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, भारत की तरह एक और देश है जहां चावल सिर्फ खाना नहीं है, संस्कृति है, परंपरा है, पहचान है। जापान, जहां बच्चे दिन में 2 बार चावल खाते हैं, जहां एक आम जापानी साल में करीब 50 किलो चावल खाता है, उसी देश में पिछले साल एक बड़ा संकट आया था। एक साल पहले 5 किलो चावल का थैला जापान में करीब 2130 येन में मिलता था। मई 2025 में वही थैला 4280 येन का हो गया, यानी 2 गुने से ज़्यादा। स्कूलों ने उन दिनों को कम कर दिया जिनमें बच्चों को लंच में चावल मिलता था। रेस्टोरेंट ने राइस रिफिल्स बंद कर दिए और सुपरमार्केट्स में परचेज लिमिट लगाई गई। जापान दुनिया का तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी और उसमें चावल की कमी। इस संकट का असर इतना गहरा था कि जो पार्टी जापान में आधी सदी से ज़्यादा समय सत्ता में थी, उसे इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, आज की खबर यह है कि वो संकट अब ढलान पर है। 15 मार्च तक के हफ्ते में जापान के करीब 1000 सुपरमार्केट्स में चावल का औसत दाम 3980 येन प्रति 5 किलोग्राम रह गया, यानी 4000 येन के नीचे। 5वें हफ्ते लगातार गिरावट और अगस्त 2025 के बाद पहली बार इस थ्रेश होल्ड के नीचे। तो बिग पिक्चर का आज का सवाल 3 हिस्सों में है। जापान में यह संकट आया कैसे, अब गिरावट क्यों आई और इस पूरी कहानी में भारत कहां खड़ा है। संकट की जड़, जापान में चावल इतना महंगा क्यों हुआ, पहले यही समझते हैं। क्योंकि यह सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, यह हर उस देश की कहानी है जो अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी को गलत तरीके से मैनेज करता है। तो पहली जड़ 2023 की गर्मी और खराब फसल। 2023 में असाधारण गर्मी पड़ी, चावल की क्वालिटी गिरी और ओवरऑल आउटपुट में भारी कमी आई। उसी खराब फसल के चावल से 2024 की सप्लाई चलनी थी, लेकिन सप्लाई में रुकावट आ गई। दूसरी जड़, डिमांड का अचानक बढ़ना। कोविड के बाद जापान में टूरिज्म का सैलाब आया, सुशी हंग्री टूरिस्ट की मांग बढ़ी, साथ ही रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से व्हीट महंगा हुआ, तो लोगों ने ब्रेड और नूडल्स से चावल की तरफ रुख कर लिया। और तीसरी जड़, सरकारी पॉलिसी की विफलता। दशकों से जापान की सरकार किसानों को पैसे देती थी कि वो चावल कम उगाएं ताकि दाम ऊंचे रहें। यह पॉलिसी किसानों को प्रोटेक्ट करती थी, लेकिन सप्लाई को आर्टिफिशियली कम रखती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2024 में जापान में 2023 के मुकाबले 1,80,000 टन ज़्यादा चावल पैदा हुआ, यानी प्रोडक्शन शॉर्टेज नहीं था, लेकिन फिर भी दाम आसमान छू रहे थे। असल संकट था मीडिया कवरेज से पैनिक बाइंग, अर्थक्वेक की अफवाहों के बाद होर्डिंग और ट्रेडर्स की स्पेकुलेशन। सप्लाई थी, लेकिन सिस्टम इतना रिजिड था कि वो सप्लाई कंज्यूमर्स तक पहुंच नहीं पाई। और चौथी जड़, एजिंग फार्म्स और श्रिंकिंग फार्मर्स। 1970 में जापान में 46,60,000 छोटे फार्म्स थे और 2020 में यह घटकर सिर्फ 7 लाख रह गए। खेत बचे हैं, किसान नहीं। यानी चावल का संकट एक फसल का संकट नहीं था, वो दशकों की गलत पॉलिसीज, एजिंग पॉपुलेशन और एक रिजिड सिस्टम का नतीजा था। राहत क्यों आई, दाम कैसे नीचे आए? तो अब अच्छी खबर यहाँ पर यह है कि 2025 की राइस हार्वेस्ट ने डिमांड को पार कर लिया, सप्लाई डिमांड बैलेंस बेहतर हुआ और दाम 5 हफ्तों से लगातार गिर रहे हैं। लेकिन यह राहत सिर्फ हार्वेस्ट से नहीं आई। जापान सरकार के स्टॉक पाइल 2025 में 9,10,000 टन थे। जून 2025 तक वो घटकर 1 लाख टन रह गए, यानी इमरजेंसी राइस रिजर्व्स बड़े पैमाने पर बाजार में उतारे गए। अप्रैल 2025 में जापान ने 25 साल बाद पहली बार साउथ कोरिया से राइस इंपोर्ट किया। एओन जैसी बड़े सुपरमार्केट्स ने कैलिफोर्निया का चावल बेचना शुरू किया और सबसे बड़ा इंटरवेंशन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिंजिरो कोइजुमी ने जून 2025 में 3 लाख टन और स्टेट रिजर्व से 2000 येन प्रति 5 किलो पर मार्केट में उतारा, जो रिटेल प्राइस का आधा था। नतीजा, दाम गिरे, लेकिन एक सवाल बना रहा। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है दाम अभी भी गिरते रहेंगे, लेकिन एक्सपर्ट्स ने चेताया अगर प्रोडक्शन नहीं बढ़ी और रिफॉर्म्स नहीं आए तो ऊंचे दाम 2028 तक वापस आ सकते हैं। यानी राहत मिली है, लेकिन संकट खत्म नहीं हुआ। भारत की अपॉर्चुनिटी, अब वो एंगल जो भारत के नज़रिए से सबसे ज़्यादा जरूरी है। जापान के संकट में एक बड़ा सवाल उठा है कि जापान अपना चावल कहाँ से लाएगा, क्योंकि घरेलू प्रोडक्शन अब उसकी ग्रोइंग डिमांड को पूरा नहीं कर सकती। और 341 येन प्रति किलोग्राम का भारी इंपोर्ट टैरिफ जो जापान की ट्रेड पॉलिसी का हिस्सा है, वो अब
डिबेट पे हैं। खुद ट्रंप ने हाल में जापान से कहा, जब तुम्हारे यहाँ राइस की इतनी कमी है तो अमेरिकन राइस क्यों नहीं लेते। जापान ने यूएस राइस का एमए कोटा थोड़ा बढ़ाया, लेकिन इंपोर्ट फंडामेंटली नहीं खोला। लेकिन भारत के लिए एक रास्ता खुल रहा है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन ने जापान को उन 26 नए टारगेट मार्केट्स में रखा है जहां भारत की राइस पेनिट्रेशन अभी बहुत कम है। इन 26 मार्केट्स में कुल 1.8 लाख करोड़ का राइस इंपोर्ट होता है, जो अभी दूसरे देशों से जाता है। इंडिया ने जीआई टैग्ड वैरायटीज़ जैसे जोहा, जो असम की है, और अम्बे मोहर, जो महाराष्ट्र की है, को जापान, यूएस और मेक्सिको जैसे नीश प्रीमियम मार्केट्स में वेलनेस ग्रेन्स के तौर पर मार्केट करना शुरू किया है, थाई जैस्मिन राइस के कॉम्पिटिटर की तरह। और भारत की स्थिति इस वक्त बेहद मजबूत है। 2024-25 में इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बन गया, आउटपुट 150 मिलियन टन, यानी ग्लोबल प्रोडक्शन का 28%। इंडिया ने चाइना को पीछे छोड़ दिया और 2024-25 में इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स 20.2 मिलियन टन रहे, 23.4% की ग्रोथ। और टारगेट है 2026-27 तक 30 मिलियन टन का, जो इंडिया ने कभी नहीं किया। लेकिन दोस्तों, जापान एक आसान बाजार नहीं है। जापान का कंज्यूमर बेहद डिमांडिंग है। उसे चाहिए स्टिकी जैपोनिका ग्रेन, वो वैरायटी जो इंडिया में बहुत कम उगती है। इंडिया जो चावल उगाता है वो मोस्टली लॉन्ग ग्रेन या पारबॉइल्ड है। जापान को वो चाहिए जो शॉर्ट ग्रेन हो, जो पकाने पर चिपचिपा हो, जो सुशी और राइस बॉल्स के लिए सही हो। यानी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सीधी नहीं। वैरायटी और क्वालिटी का एक गैप है जिसे ब्रिज करना होगा। और आपको याद होगा, बिर्क यानी कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग वैरायटीज़ जो इंटरनेशनल कुजीन्स थी, उनको जो हमारे देश के जो चावल हैं उनमें बना के, उनमें पका के दिखाया गया था डेमो के तौर पर, और उसको वाइडली एक्सेप्ट किया था। और दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस बिर्क 2025 में किस तरह से अलग अलग देशों के कुजीन्स को हमारे देश में जो पैदा हुए चावल हैं उनसे बना के दिखाया गया था, डेमो दिया गया था, चखाया गया था। लोगों ने स्वाद लिया और लोगों ने वाह वाह भी करी। यानी कि भारत पूरी तरह से तैयार हो रहा है हर उस मार्केट को टैप करने के लिए जहां हम अभी नहीं हैं, और उनमें से जापान में ये बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी दिखाई दे रही है। तो द बिग पिक्चर कंक्लूजन दोस्तों, आज की 3 कहानियां एक ही सबक देती हैं। जापान ने दशकों तक अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोडक्शन को आर्टिफिशियली कम रखा, दाम ऊंचे रहे, किसान खुश रहे। लेकिन जब 2023 की गर्मी आई तो सिस्टम टूट गया। फूड सेल्फ सफिशिएंसी रेट 38% तक गिर गई। सबसे अमीर देशों में से एक चावल के लिए दूसरे देशों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर हुआ, और अब दाम 3,980 येन तक आ गए हैं। 5 हफ्तों की गिरावट राहत है, लेकिन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स वही हैं। एजिंग फार्म्स, श्रिंकिंग फार्मर्स, रिजिड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रिफॉर्म्स नहीं आए तो 2028 तक संकट वापस आ सकता है। और भारत के पास सरप्लस है, भारत के पास एम्बिशन है। 30 मिलियन टन्स का टारगेट, 26 नए मार्केट्स, जापान उनमें से एक। लेकिन जापान को जीतने के लिए सिर्फ क्वांटिटी काफ़ी नहीं, उसे चाहिए वो वैरायटी जो उसकी थाली के लिए सही हो, वो क्वालिटी जो उसके डिमांडिंग कंज्यूमर को पसंद आए। यह एक लेसन है जो जापान की क्राइसिस से भारत को मिलता है। खाना उगाना काफ़ी नहीं है दोस्तों, सही खाना, सही जगह और सही वक्त पर, यही है आज का बिग पिक्चर।